जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं डेडिकेट कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एनडीए एग्जाम की तैयारी करते हैं। एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चों के ना दिल से जुड़ा होता है। ये वो एग्जाम है जिससे आप भारत के उसमें बोलते हैं ना जो नींव है, ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयर फोर्स एंड ऑब्वियसली आर्मी, इसमें ऑफिसर रैंक का ही एग्जाम है। तो बहुत दिल से बच्चा तैयारी करता है। मैं सच में फैन हूं इस कैटेगरी के बच्चों का, बिकॉज ये जो डेडिकेशन, जो डिसिप्लिन इन बच्चों में है, ये कहीं और मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया। पिछले साल 2020 में जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था, 350 से ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया। तो बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे को एग्जाम में अप्रोच किस हिसाब से करना चाहिए। देखो होता क्या है ना, ये उसमें भी बोली गई थी बात, एक कोटा फैक्ट्री नाम की वेब सीरीज आई थी कि पहले एग्जाम क्लियर करने से पहले एग्जाम को थोड़ा सा समझो, पढ़ो, एग्जाम को पढ़ो, सब्जेक्ट्स को नहीं, एग्जाम्स को पढ़ो कि भाई साहब ये एग्जाम किस टाइप का है, आपसे क्या अप्रोच डिमांड करता है। यूपीएससी सेट करता है पेपर, तो कुछ दम है पेपर में। किस टाइप की अप्रोच आपसे एक्सपेक्ट करता है, किस टाइप का बिहेवियर टुवर्ड्स ईच सब्जेक्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है यूपीएससी, ये आपको जानने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो में बना रहा हूं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे आप अपनी प्रिपरेशन के किसी भी लेवल पे है, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। एंड तक देखना, समझने की कोशिश करना कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा एनडीए एग्जाम के बारे में। उसके बाद आपको एक्चुअली में स्कोर कितना करना है, कट ऑफ वगैरह क्या रहती है। उसके बाद आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, दो अप्रोच में दूंगा, आपको जोन सी पसंद आए आप वो रखिएगा। हर सब्जेक्ट का रोल क्या होता है इस पेपर में, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बात आप जान लो, एनडीए का जो एग्जाम होता है उसकी जो दो स्टेजेस होती हैं। स्टेज वन इज रिटन एग्जाम, स्टेज टू इज एसएसबी। दोनों 900 मार्क्स ईच, ठीक है जी। आपको पहले रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। उसमें फिर अगर आप कट ऑफ के पार हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। दोनों स्टेजेस के मार्क्स को कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट बनेगी और आप रिकमेंड होंगे रिस्पेक्टिव फोर्सेस के लिए। चलो बात सही है, इतना तो बातें पता ही था। पेपर वन में, रिटर्न में, जिसकी मैं बात करता हूं, जिसकी मैं तैयारी कराता हूं बच्चों को, तो उसमें यार पेपर वन है मैथ्स, दूसरा पेपर है जीएटी, ठीक है। जीएटी टोटल 600 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन इंटू 4 इज इक्वल टू 600 मार्क्स। मैथ्स 300 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें सिलेबस क्या आता है यार, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। मोटा मोटा तौर पे आपको 11th 12th की मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, कैसे अप्रोच करना है वो सब, ठीक है। अभी तो एक ब्रीफ में बस वो दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये जीएटी होगा, जीएटी 3 पोर्शन में डिवाइड है, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज। 50 50 50 क्वेश्चन तीनों के। इंग्लिश अपने आप में एक अलग दुनिया, इसमें एरर्स, आपकी वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आता है। जनरल साइंस से इसका यहाँ पे मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट मिला के आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपके 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर मिला के 50 क्वेश्चन। दिस इज हाउ 600 मार्क्स बनते हैं इसके। अब आपको स्कोर कितने करने हैं, 600 प्लस 300, 900 में से। 900 में से जो रिटर्न एग्जाम होता है, 900 में से आपको स्कोर करना होता है मिनिमम 340 टू 360 के बीच में। ये कट ऑफ है, इससे ये मतलब रेंज रेंज में इसलिए लिखे बिकॉज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, ये कट ऑफ है। आइडियल स्कोर, आइडियल स्कोर से मेरा मतलब क्या है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो आपको एसएसबी के लिए बुला लिया जाएगा, दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे, फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर होना जरूरी है। मुझे लगता है एटलीस्ट 400 प्लस या 420 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, एक वो आइडियल स्कोर आप तभी मान पाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल कट ऑफ की बहुत बच्चा बात करता है। आपको पेपर वन एंड पेपर टू में इंडिविजुअली भी पास होना पड़ता है। पेपर टू में मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हिस्ट्री में अलग से पास होना है, इंग्लिश में अलग से पास होना है, नहीं। मैं कह रहा हूँ टोटल पेपर टू में एंड पेपर वन में आपको अलग से पास होना पड़ता है। 25% एक जर्नल है, ऐसा नहीं है 25% फिक्स है, कभी 30% भी गई है, 20% भी गई है, 25% मोस्टली रहती है। दैट इज मैंने इसको 25% रख दिया कि आपको इंडिविजुअली 25% स्कोर करना ही है। उसके बाद आपको उससे ऊपर स्कोर करना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए एंड मेरिट में आने के लिए। आप एक बात को नोट करो बच्चे,
आपको मार्क्स 900 में से 450 अगर आप ले आए यानी 50% मार्क्स ले आए, तब भी आप बहुत ही बढ़िया स्टेज पर है। तो बच्चे मार्क्स तो सिर्फ 50% ही लाने हैं, तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे है? एक एवरेज बच्चा क्यों नहीं कर सकता क्लियर? बिल्कुल कर सकता है। दिक्कत है कि वो राइट स्ट्रेटेजी से अप्रोच नहीं करता उसको। ठीक है, बस देखो, आज के टाइम पे जमाना ना गधों का नहीं है, घोड़ों का है। ठीक है, आपको स्मार्टली पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूं आज। बाकी बहुत ज्यादा बड़ी वो बात नहीं है एनडीए एग्जाम को क्रैक करना, बिल्कुल भी नहीं है। सही तरीका होता है, अरे 50% स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है ऐसे। अच्छा, अब बोलोगे सर आईआईटी में तो 50% स्कोर में बहुत कुछ मिल जाता है, बट उस एग्जाम का लेवल बहुत हाई होता है। एनडीए एग्जाम का लेवल उतना हाई नहीं है कि एवरेज बच्चा नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं बताता हूं क्या। एनडीए का एग्जाम, चाहे वो आप आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट है, हर कोई दे सकता है। वो बात अलग है कि आर्मी के लिए सारी स्ट्रीम एलिजिबल है, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए सिर्फ नॉन मेडिकल है। लेकिन भाई जब यूपीएससी एलिजिबिलिटी तीनों को दे रही है तो पेपर तीनों के हिसाब से सेट करेगी। और ज्यादा मुश्किल अगर वो कोई भी सेक्शन रख देगी तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम का बच्चा पेपर कर ही नहीं पाएगा और एक स्ट्रीम के बच्चे को ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी एक स्टैंडर्ड सा पेपर सेट करता है ताकि हर स्ट्रीम का बच्चा पास कर सके। दैट इज वाई पेपर इतना मुश्किल नहीं होता है। समझ पा रहे हो आप? अब मैं अप्रोच की बात करता हूं। देखो, मेरे अकॉर्डिंग दो अप्रोच है, आपको कौन सी चूज करनी है आप देख लेना। मैं दोनों आपके सामने खोल के रख रहा हूं, दोनों के फायदे नुकसान बता दूंगा। पहली अप्रोच जो मैक्सिमम बच्चा करता है, कहीं ना कहीं गलती भी करता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये अप्रोच में कुछ खराबी नहीं है, लेकिन क्या आपकी कैटेगरी वो है कि आप इस अप्रोच को अपनाएं या आप दूसरी कैटेगरी में आता है, आपको वो देखना है। होता क्या है, मोस्टली नॉन मेडिकल स्ट्रीम का बच्चा पेपर दे रहा होता है, उसको जीएस से लगता है डर। उसने पढ़ी होती है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, वो क्या चाहता है कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कर लूं मैं और इसके दम पे ही पेपर निकाल लूं। ये अप्रोच सही है अगर आपकी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल बहुत अच्छा है, इन स्पेसिफिकली मैथ्स का। अगर आपका लेवल अच्छा नहीं है तो बच्चे आप पेपर नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज आप इस ये बात समझने की कोशिश करो, लिमिटेड ही कंटेंट आ रहा है ना। 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आ रहे हैं और 50 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं, तो भाई साहब 100 क्वेश्चन, 100 इंटू 4, 400 मार्क्स चले गए। इंग्लिश चलो मान लिया कॉमन होता है, तब भी 200 मार्क्स चले गए। ये स्ट्रेटेजी तब तक बेहतरीन है जब तक आप उस सब्जेक्ट में मास्टर हो। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, अगर आप 300 में से 200 नंबर स्कोर कर रहे हो, तो भाई साहब आपकी बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन उस सब्जेक्ट में आप मास्टर होने चाहिए। अगर आप किस इन सब्जेक्ट से मास्टर हो तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ के ही आपका पेपर निकल जाएगा, जीएस को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। ये वो बंदा बोल रहा है जो खुद जीएस का टीचर है, बिना जीएस पढ़े काम चल जाएगा। कंडीशंस अप्लाई, आपके बाकी सब्जेक्ट में बेहतरीन स्कोर होना चाहिए। एक बात, एक अप्रोच। अगर आपका अप्रोच ये है तो जबरदस्त तरीके से उन एग्जाम्स को पढ़ो, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो। होता क्या है ना, सीबीएसई से थोड़ा सा ऊपर आता है, ऐसा नहीं है आईआईटी तक पहुंच जाता है। सीबीएसई से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा तो लॉजिकल सोचने पे मजबूर करता है यूपीएससी। बिल्कुल इजी नहीं देगा पेपर, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल आईआईटी का लेवल भी नहीं देगा। दूसरी अप्रोच जो मैं फेवर करता हूं, मैंने पिछली बार बच्चों को बताई और दैट इज वाई 350 से ज्यादा बच्चे मेरे 2020 के एनडीए में सक्सेसफुल हो पाए हैं। उनकी अप्रोच ये थी, देखो बात समझने की कोशिश करो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम हो जो कोई भी कंपिटिटिव अथॉरिटी कंडक्ट करा रही है, उसमें वो पेपर जो होगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे सेट होगा। कुछ पेपर हार्ड आएगा, कुछ पेपर मीडियम लेवल का आएगा, कुछ पेपर इजी लेवल का आएगा। ये हर पेपर का स्टैंडर्ड है, चाहे फिर सीबीएसई ही क्यों ना हो। ठीक है, मेरा कहना क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं। एक ऐसा नुस्खा है, 101% लगेगा। मेरा कहना इतना है बच्चे कि आप ना सारा सिलेबस भी पढ़ लोगे, अप्रोक्सीमेटली ना पूरे पेपर में से 30 से 40% ना इजी आएगा ही आएगा, 30 to 40% मीडियम आएगा ही आएगा। सबसे कम पोर्शन हार्ड का होता है। हार्ड को मारो गोली तब भी 75% के आसपास का पेपर बच जाता है। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है और सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन भी करोगे ना, तब भी आपका पेपर क्लियर होगा, गारंटेड होगा। कंडीशन अप्लाई, आपको सिलेबस से गो थ्रू करना पड़ेगा फुल सिलेबस। अब बच्चा इसमें गलती क्या करता है ना, कुछ चीजें छोड़ देता है, स्पेसिफिकली जीएस। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मान लो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आए, 25 इंटू 4 400, 25 इंटू 4 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से फॉर एग्जांपल आपके आज के टाइम पे 40 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर तैयारी के साथ।
इस 40 को बढ़ा के आपको 60 करना है, 70 करना है, 80 करना है। एक कंडीशन ये है, ठीक है। अगर आपको ये करना है तो यकीन मानो एवरेज से ऊपर उठने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। 40 मार्क्स इज एवरेज, उससे ऊपर उठने में बहुत मेहनत है। अब बोर्ड का एग्जांपल ले लो यार, बोर्ड्स में क्या होता है, 80% मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है। 80 से ऊपर उठते जितना जितना ऊपर जाते रहोगे उतनी ज्यादा मेहनत बढ़ती रहेगी। 90 तक फिर बहुत बच्चे होते हैं, 90 से ऊपर बढ़ने में बहुत दिक्कत, फिर 95 से ऊपर बढ़ने में बहुत दिक्कत। मेरा पॉइंट ये है कि एवरेज तक स्कोर करना बहुत ईजी होता है, एवरेज से ऊपर बढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। जितनी मेहनत आप उस 40 से 80 लाने में लगाओगे ना, 40 मार्क्स लाने में, उतनी ही मेहनत बच्चे हिस्ट्री पढ़ लो, एक रफ आइडिया ले लो हिस्ट्री का, तब भी आपके 40 नहीं 20 मार्क्स आ जाएंगे बहुत ही कम मेहनत में। बात समझ पा रहे हो? ये आपने क्या किया, आपने हिस्ट्री पढ़ी, उसका इजी क्वेश्चन आप कर गए और 20 मार्क्स आ गए। सेम काम आप ज्योग्राफी के साथ करो, सेम काम आप किसी और सब्जेक्ट के साथ करो। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मैं कह रहा हूं सारे सब्जेक्ट पढ़ो और इजी पोर्शन बिल्कुल ना छोड़े। आपका टारगेट होना चाहिए इजी क्वेश्चन ना छूटना। आप मैं और ये मैं कुछ नई अप्रोच इन्वेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हूं। सिचुएशन का फायदा ये है कि यूपीएससी पेपर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस तीनों को मिला जुला के सेट कर रहा है बच्चे, तीनों फील्ड के बच्चे को सोच के सेट कर रहा है। दैट इज उसको हर सब्जेक्ट से इजी पोर्शन देना ही देना पड़ेगा। बात समझो, आप फिजिक्स में बहुत मेहनत करोगे, एक लेवल से ऊपर नहीं उठ पाओगे। उतनी ही मेहनत अगर आप किसी और सब्जेक्ट में कर लोगे जिसमें आप जीरो हो, आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ये अप्रोच पिछले साल बहुत बच्चों ने लगाई और बच्चा सक्सेसफुल हो पाया। पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूं, मैं ऐसा नहीं मैं जीएस पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, मैं वो तरीके बता रहा हूं जिससे पिछले साल बहुत बच्चा सक्सेसफुल हुआ है। हर सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर करना इज नॉट एट ऑल अ बिग टास्क। ये मेरी सेकंड अप्रोच है। अगर आप हर सब्जेक्ट में एवरेज भी हो, बिलो एवरेज भी हो, तब भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। ठीक है भाई। हर सब्जेक्ट का रोल क्या रहता है? सबसे पहला सिनेरियो मैथ का। भाई साहब अगर आपके मैथ्स में 75 टू 100 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ने की कोई नीड नहीं है। सबसे पहले यहां पे काम करो। देखो जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, मैं वो बताता हूं। सबसे पहले आपको काम यहीं पे करना होगा, बिकॉज इस बार बहुत बच्चे थे मेरे जिनके जीएटी में 350 400 तक नंबर आए हैं। एक बच्चा था, 400 छोड़ो तुम, एक बच्चा था उसने बोला कि सर 450 प्लस मेरे मार्क्स गारंटेड है जीएटी में, 450 प्लस, लेकिन मैथ्स नहीं निकाल पाया। तो कुछ फायदा नहीं हो पाएगा ना फिर ऐसे उसका, यार कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो भाई पहले मैथ पे काम करना होगा। उतना अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके 75 टू 100 मार्क्स है, उससे ऊपर बढ़ना है, वो एक मेहनत अलग टाइप की है। दूसरे उसमें किसी में ज्यादा मार्क्स लाने में, वहां पे फिर आपका दिमाग चलता है, आपकी स्ट्रेटेजी चलती है, आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। आपको वहां पे 100 से 150 बढ़ना है या फिर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ के टोटल ओवरऑल बनाना है। आपको मैथ में टॉप करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ओवरऑल एनडी में टॉप करेगा उसका फायदा होगा। ठीक है जी। सेकेंड वन इज इंग्लिश। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मास्टर नहीं किया जा सकता। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप इंप्रूव करते हो, सीखते हो। ठीक है, एकदम से एक्सेप्शनल रिजल्ट, एक्सेप्शनली कुछ बोलते हैं ना, एक्सेप्शनल रिजल्ट का वेट मत करना आप यार। इंग्लिश में धीरे धीरे इंप्रूव होता है, एकदम से कभी नहीं होगा इंप्रूव। पढ़ते रहो, धीरे धीरे होता रहेगा। साइंस, अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो भाई साहब 30 टू 40% मार्क्स लाना आपका साइंस वाली कैटेगरी में बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आपने अगर सिर्फ 11 12 में पढ़ी है ना, तब भी इतने मार्क्स ले आओगे। आपको क्यों एक्सेल करना है, मत करो ना। मैं तो एवरेज वाली अप्रोच अपना लो यार। साइंस ही पढ़ लो, थोड़ी जीएस ही पढ़ लो, एवरेज एवरेज लोगे, गाड़ी पार है, यकीन मानो गाड़ी पार है। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कुछ और है, तो आप क्या करना, आप ना 11 12 की साइंस की किताबें मत घुसना। आप करना 9th और 10th की साइंस की जो एनसीईआरटीज है उनको एकदम रट मारना। मैं गारंटी कह रहा हूँ 30% पेपर तो आप भी करके आओगे साइंस का। लेकिन कंडीशन अप्लाई, वो 9 10th की एनसीईआरटी इंक्लूडिंग बायो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज जीएस। जीएस का सीन मैंने जैसे कि बताया, अगर बच्चा आर्ट्स का है तो जीएस पे जी जान लगानी पड़ेगी। अगर बच्चा नॉन मेडिकल स्ट्रीम का है तो बच्चे आपको ना एवरेज पढ़ना है। जीएस में सब कुछ पढ़ो, बस कहानी की फॉर्म में याद रखो। मैं बता रहा हूं, एक बार हिस्ट्री के सिलेबस से गो थ्रू करो। पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 4 से 5 क्वेश्चन तो करके ही आओगे आप, यकीन मानो इस बात को। बिकॉज वही बात है, उसको हिस्ट्री में भी इजी क्वेश्चन देने पड़ेंगे, ज्योग्राफी में भी इजी क्वेश्चन देने पड़ेंगे, बिकॉज आर्ट्स का बच्चा बैठा है।
आपके वो इजी क्वेश्चन ना छूट जाए, उतना पढ़ो, उतना पढ़ोगे गाड़ी पार है। पिछली बार ये बच्चे ने करा, सिलेक्शन हुआ। यही की थी मैं बच्चों को, मैंने बहुत समझाया, जिस जिस बच्चे ने बात मानी उन सब का फोन आया थैंक्स के साथ, सर थैंक यू सो मच। और बच्चे तो ऐसे भी थे जिनका इंटरेस्ट जीएस में ज्यादा बन गया था, साइंस में कम रह गया था। मैंने कहा भाई ये सब छोड़ो, आप हर सब्जेक्ट में एवरेज होने चाहिए। एनडीए इतना ही है कि अगर आप एवरेज हो तो पेपर निकल जाएगा। ठीक है, ये रोल हुआ हर सब्जेक्ट का। जीएस से कैसे हेल्प कर सकती है, मैंने बताया कि भाई साहब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक इजी पोर्शन को कवर करना। मुश्किल होता है एवरेज से ऊपर उठना। अगर मैं 10 बार इस बात को बोल चुका हूं, अगर आप समझ पाए हो तो इसको इंप्लीमेंट कर लेना। अब हर सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है ये अपने आप में एक अलग कहानी है। मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बना दूंगा अगर डिमांड होगी तो। अगर इनफ लाइक्स कमेंट्स और शेयर होंगे इस वीडियो के तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी अप्रोच बना दूंगा कि आपको मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है, आपको जीएस में हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है, हर चीज की वीडियो बना दूंगा। कंडीशन अप्लाई, आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे एंड कमेंट सेक्शन भरोगे, तभी ही ये चीज हो पाएगी। मैं मेहनत कर रहा हूं, आपसे रिजल्ट सिर्फ यही चाहिए कि भाई साहब आपने इन एफर्ट्स को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, इतना कर दोगे, आगे की गारंटी मेरी है। जीएस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, जीएस में पढ़ा दूंगा सारी, और हर तरीके से आपको गाइड भी करूंगा मैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता तो आप तक पहुंच पाया हूं। अगर किसी भी तरह से मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा हूं तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। और इसके अलावा मैं और भी चीज़ें सोच रहा हूँ, जैसे मैं जो 12th का बच्चा है, 11th-12th का बच्चा है, उनके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बनाना चाह रहा हूँ कि आप सीबीएसई में मेरे खुद के मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे आए थे, तो भाई आप सीबीएसई में कैसे अप्रोच करो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करो, टाइम कैसे मैनेज करो। ये जो जर्नल वाली बात है ना, इस टाइप की बात है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी इन पे काम करूँ मैं। ठीक है यार, तो चलो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। एंड ऑब्वियसली अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखो। कोरोना बहुत ही बुरी हालत मचाई हुई है कोरोना ने, तो थोड़ा सा ध्यान रखो और मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। एक बात याद हमेशा रखना बच्चे, जो मेहनत करता है ना, सफलता उससे कदम जरूर चूमती है। आप अपना काम करो, नियति को अपना काम करने दो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।